नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की यूजीसी नेट क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं अनिल मेहंदी रत्ता वापस आ गया आप बच्चों की सेवा करने के लिए। दोस्तों, आज का जो सेशन है, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये कहा कि सर, ये यूजीसी के नेट के बारे में और जेआरएफ के बारे में और इसके बहुत सारी चीज़ों मिथ्स के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी भी ये नहीं पता कि यूजीसी नेट में और जेआरएफ में फ़र्क क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को अभी भी ये नहीं पता कि यूजीसी नेट में मिनिमम क्वालिफाइंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती इंडिविजुअली। तो और एक तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो कन्फ्यूजन इन बच्चों को भी हो जाता है। तो आज वो सारी मिथ, वो सारे मिथ्याएं मिटाने और यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में पूरी पिक्चर क्लियर करने के लिए आज मैं आपके समक्ष इसीलिए आया हूं। क्या होता है कि हम लोग जब तक कोई चीज़ अच्छे से समझेंगे नहीं कि वो क्या चीज़ है, तब तक उसको जानेंगे नहीं और उसके बारे में आगे क्या स्कोप है, क्या उसकी हमारे को क्या मिलेगा, हम उसमें कितना इनपुट देंगे, कितना आउटपुट मिलेगा, ये सारी चीज़ें इनपुट आउटपुट पर बेस्ड है। कई बार हमें यह तो पता होता है आउटपुट क्या मिलेगा, इनपुट के बारे में ध्यान नहीं है कि भाई हाँ बढ़िया नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। देना क्या पड़ेगा? ऐसे ही मिल जाएगा, लड्डू है प्लेट में रखा और आप गप से खा लोगे। कितने लोग दे रहे हैं, क्या परसेंटेज कट ऑफ जाती है, क्या तैयारी करनी पड़ती है, कैसी तैयारी करनी पड़ती है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मंजिल को पहुंचने के लिए आपको उसके रास्ते के बारे में पता होना चाहिए। खाली दूर से पहाड़ी पर एक बहुत बढ़िया मंदिर दिख रहा है, बड़ा सुंदर मंदिर है, वहां चलते हैं यार, और चल पड़े। अगर ये पता होता कि रास्ते में नदी भी पड़ेगी तो यार कुछ बूट वूट ले आते, अपन तो फॉर्मल शूज़ में चल दिए, जूते गीले हो गए। अगर पता चल जाए रास्ते में बारिश भी होगी तो भैया कुछ रेनकोट भी ले लेते। तो आज उस रास्ते के बारे में पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ पर साझा करने आया। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, बच्चों के मन में जितने भी पीजी स्टूडेंट्स होते हैं, एमए करते हैं, एमकॉम करते हैं, एमबीए करते हैं, एमएससी भी करते हैं, एलएलबी करते हैं, एलएलएम करते हैं, जितने भी पीजी स्टूडेंट्स होते हैं ग्रेजुएशन के बाद में पीजी करते हैं, तो उनके मन में एक ख्याल सबसे पहला आता है, भाई एमए के बाद, एमकॉम के बाद, एमबीए के बाद, लॉ के बाद करूं क्या? वो मेरे पास क्या क्या रास्ते खुलते हैं? पीजी करने के बाद क्या करना है, और क्या पीजी करने के बाद ही सोचना है और करना है, या पहले से शुरू कर सकता हूं? क्या पीजी करने के दौरान भी कर सकता हूं? तो ये छोटी छोटी चीजें आज हमको समझनी है। तो आज सबसे पहले हमें यह जानना है कि एमए के बाद, एमकॉम के बाद, एमएससी के बाद, लॉ के बाद या पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके टारगेट है मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, मुझे पढ़ाना है, कॉलेज में पढ़ाना है, मुझे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है, रिसर्च करनी है, जरूरी नहीं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे रिसर्च करनी है, तो कैसे करेंगे? रास्ता क्या है? अच्छा, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर या सिर्फ रिसर्च ही मिलेगी क्या इस रास्ते पे, या इस रास्ते पे कुछ और चीजें भी मिलेंगी? आज वो सब जानेंगे। और उसको जानने के लिए हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है यूजीसी नेट जेआरएफ। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले एमएचआरडी होता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब नया नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। उसने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को देश की हायर एजुकेशन का जिम्मा दे रखा, और यूजीसी ने एनटीए को दे दिया जिम्मा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जिम्मा दे दिया नेट का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कि आप नेट जेआरएफ का एग्जाम कंडक्ट कराओ। अब आपको यहां एक बात और बता दूं, ये नेट और जेआरएफ अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एग्जाम एक ही होता है। उसी एग्जाम में आपको फॉर्म भरते समय चुनना होता है कि आप सिर्फ नेट चाहते हो या नेट के साथ जेआरएफ भी चाहते हो। 2 कॉलम्स होते हैं, अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली
या अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलो। नेट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चररशिप। जेआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब इन दोनों में फर्क क्या है वो भी समझेंगे आज, पर उससे पहले एक चीज कि क्या नेट और जेआरएफ का सिलेबस अलग अलग है? नहीं। क्या पढ़ाई अलग अलग है? नहीं। एग्जाम अलग अलग है? नहीं। एक ही एग्जाम है, एक ही सिलेबस है, एक ही पढ़ाई है। और सिर्फ मेरिट के बेसिस पर जो टॉप 0.3 से 1% के बीच में मेरिट आती है वो जेआरएफ, और टॉप 6% वालों को नेट। ये क्वालिफिकेशन आपको मिल जाती है। अब जब आपको नेट क्वालिफिकेशन मिल जाती है तो वो नेट क्वालिफिकेशन आपको देती क्या है और जेआरएफ देती क्या है? नेट क्वालिफिकेशन आपको देश में किसी भी प्राइवेट, स्टेट, डीम्ड या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करने की क्वालिफिकेशन देती। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है कि आप अब एलिजिबल हो गए। जैसे बीएड है, स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड चाहिए, कॉलेज में पढ़ाने के लिए नेट चाहिए। जैसी भाषा में सीधी बात, स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड चाहिए। बीएड के बिना स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन बीएड होने से स्कूल की नौकरी पक्की हो जाती है क्या? नहीं। बीएड करने के बाद आप 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड देते हो। 3 लेवल्स होते हैं, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड। अब आप जो भी एग्जाम दोगे उसके हिसाब से होगा। पर यहां पर क्या होता है? यहां पर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां आपको अगर वैकेंसी है और आपका इंटरव्यू में आपने दिखा दिया कि आप सब्जेक्ट नॉलेज आप रखते हैं तो आपको नौकरी मिल जाती है। स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए उनकी वैकेंसीज निकलती हैं। जैसे स्टेट में जो पीएससीज होती हैं, जैसे राजस्थान में आरपीएससी है, आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर एग्जाम होता है, यूपी में एलटी ग्रेड होता है। तो ये सभी स्टेट्स का अलग अलग कॉलेज लेक्चरर के लिए एग्जाम्स होते हैं, पर उस एग्जाम में बैठने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है नेट। नेट वाला ही उस एग्जाम में बैठ सकता है, और या उस स्टेट का सेट आपने क्लियर कर रखा हो। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे राजस्थान का सेट है, बिहार का सेट है, यूपी का सेट है, तो आपने वहां का सेट क्लियर किया। लेकिन सेट में और नेट में एक खास बात है, सेट सिर्फ स्टेट में ही वैलिड होगा। किसी और स्टेट में, जैसे आप मान लीजिए यूपी के हैं और आपने सेट क्लियर कर लिया यूपी का, तो आप बिहार में या राजस्थान में अप्लाई नहीं कर सकते, या कहीं और नहीं कर सकते, दिल्ली में नहीं कर सकते, सेंट्रल में नहीं कर सकते। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आपको नेट चाहिए। लेकिन उल्टा, नेट क्लियर कर लिया तो देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, तो आपको सेट देने की जरूरत अलग से नहीं है। नेट क्लियर है मतलब काम बन गया आपका। तो एक चीज तो ये होगी। अब आती है बात कि ये जो हमने बात करी नेट की, अब नया जो यूजीसी के नॉर्म्स है, नए नोटिफिकेशन में एक और बात की चर्चा चल रही है कि यूजीसी ने ये चर्चा की है कि आने वाले समय में, अभी लागू नहीं किया, हो सकता है इस साल से लागू कर दें, हो सकता है अगले साल से कर दें, पर नोटिफिकेशन में ये बात क्लियर कर दी उन्होंने कि पीएचडी करने के लिए नेट मिनिमम क्वालिफिकेशन करेंगे हम। अभी लागू नहीं हुई, लेकिन ये लागू हो जाएगी बहुत जल्द। तो पीएचडी करनी है आपको तो भी नेट चाहिए। अच्छा, प्री पीएचडी का एग्जाम में कई यूनिवर्सिटीज में अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो आपको उसमें छूट मिलती। प्री पीएचडी का अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम मान लेते हो या एग्जाम प्लस इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें आपको नेट क्वालिफाइड होता है, तो उसमें एक 5% का या 6% का, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। अगर रिटन नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है, तो कई बार नेट क्वालिफाइड को वरीयता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो पीएचडी करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब करने के लिए, या रिसर्च फेलोशिप यानी रिसर्च करने के लिए। अच्छा, ये 3 पे ही रास्ता बंद नहीं होता, एक और रास्ता खुलता है। आजकल पीएसयूज हायर कर रही हैं। अभी मेरे एक स्टूडेंट है, उसने इकोनॉमिक्स से जेआरएफ किया था। उसने बोला सर मेरे को रिसर्च नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मुझे तो नौकरी करनी है, पैसा कमाना है। तो एक पीएसयू में उसने अप्लाई किया, तो उसको डेटा एनालिस्ट की जॉब मिल गई, और उसमें जॉब में बहुत सारी क्वालिफिकेशंस के साथ एक नीचे एक और क्वालिफिकेशन लिखी थी कि अगर आप नेट या जेआरएफ हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेट जेआरएफ होने का उसको फ़ायदा मिला, और इंटरव्यू में उसको तारीफ मिली कि आप इस सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में जेआरएफ है, मतलब आप इस सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं। तो दोस्तों, रास्ते बहुत खुल जाते हैं, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ही नहीं खुलता। आजकल पीएसयूज में भी अप्लाई करते हैं तो नेट जेआरएफ की वैल्यू करते हैं वो उसको। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं तो वो इस बात का वैल्यू करते हैं
नेट जेआरएफ डिग्री बताती है, क्वालिफिकेशन बताती है कि आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो वो चीज़ की वैल्यू सामने वाले को आपके सीवी में दिखती है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या पीएचडी डिग्री लेनी है, या गवर्नमेंट कॉलेज का लेक्चरर एग्जाम देना है, तो भी आपको तीनों के लिए नेट चाहिए। अब मैंने ऑफिशियल साइट लिख दी है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है ugcnet.nta.nic.in, ये ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट की। इसमें आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी, इधर उधर की साइट्स पे ना देखें, बहुत सारी फर्जी साइट्स मिल जाती। तो ये मैंने बताया आपको कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करती है। अब आती है बात मिथ्स की, मिथ्याओं की, दिमाग में कई चीजों की। पहला जो मैंने देखा बच्चों के दिमाग में आता है, यार मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूं, मैं तो नेट दे ही नहीं सकता, और अपने यहाँ तो रायचंद ज्ञानचंद भी बहुत है, ये और ज्ञान दे देते हैं, तेरा तो अभी पीजी नहीं हुआ, तू नेट कहां से देगा। अब ये रायचंद ज्ञानचंद बड़े बेचारे बच्चों को परेशान कर देते। तो मित्रों, ऐसा कोई भी बच्चा जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और एमए में एडमिशन ले लिया, वो नेट दे सकता है। तो पहली मिथ्या दिमाग से ये साफ करो। आज मैं आपके सारे बादल छांटने आया हूँ नेट के। तो पहली चीज़, कोई भी ऐसा बच्चा जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पीजी में एडमिशन ले लिया, अभी पीजी का फर्स्ट ईयर ही चल रहा है, वो भी नेट दे सकता है। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर वाला, सेकंड सेमेस्टर वाला, थर्ड सेमेस्टर वाला, फोर्थ सेमेस्टर वाला, पीजी करते हुए, पीजी करने के बाद हर बच्चा दे सकता है। बस वो एक बात कहते हैं कि आप नेट का एग्जाम दे दो, तो शुरू में आपसे नहीं मांगते कुछ भी। वो कहते हैं आपने नेट का एग्जाम दिया, आप नेट क्वालिफाई हो गए, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के दिन से 2 साल देते हैं आपको। उस 2 सालों में हमें अपना पीजी कंप्लीट करके भेज दो, तो आपको नेट की क्वालिफिकेशन दे देंगे। तो चाहे आप फर्स्ट ईयर में ही हो, अभी परस्यू कर रहे हो एमए, तो भी दे सकते हो। लेकिन एक शर्त और है इसके साथ, 55% से कंप्लीट होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, रिजर्व कैटेगरी का 5% एक्स्ट्रा है। तो जनरल कैटेगरी 5% मतलब एक्स्ट्रा, मतलब कम है 50%। तो जनरल कैटेगरी को 55% से एमए एमकॉम अपना पीजी कंप्लीट होना जरूरी है। तो एक चीज ये आपके दिमाग से बादल छटे कि भाई फर्स्ट ईयर में भी हूं तो दे सकता हूं क्या? दे सकते हो, बल्कि मैं तो कह रहा हूं एमए करने के दौरान देना चाहिए, क्योंकि सारा एमए और ग्रेजुएशन का सिलेबस आता है। तो वो पढ़ाई आप करोगे तो उसमें एमए में भी फायदा मिलेगा, और पढ़ाई का एक सिस्टम बनता है, रूटीन बनता है। और जैसे ही आपने एमए कंप्लीट किया, आपका नेट की क्वालिफिकेशन आपके हाथ में, तुरंत अप्लाई करो, टाइम वेस्ट नहीं होगा, और 6 महीना 1 साल वेस्ट करने की क्या जरूरत है। अब आते हैं दूसरी बात पे, एग्जाम कब होता है? तो दोस्तों साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर। इस बार का जून का कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया था कि 10 जून को एग्जाम होंगे। एनटीए का यह बहुत बढ़िया चीज है, साल का कैलेंडर पूरा ही दे देते हैं, पहले ही दे देते हैं। बीच में थोड़ा कोरोना की वजह से डिस्टर्ब जरूर हुआ ये कैलेंडर, लेकिन अब बहुत सिस्टमैटिक और बहुत डिसिप्लिन चल रहा है। दिसंबर का एग्जाम हुआ, जून का एग्जाम अब होगा 2024 में। तो साल में 2 बार, जून और दिसंबर में होता है, और लगभग 6 से 7 दिन चलता है ये एग्जाम, क्योंकि सुबह और शाम की शिफ्ट्स होती हैं। सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, 83 सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए 6-7 दिन तक चलता है। तीसरी बात ये आती है कि इसको कितने सब्जेक्ट में कंडक्ट करते हैं, मैंने अभी आपको बता ही दिया, 83 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होता है ये। आप जिस सब्जेक्ट में पीजी कर रहे हैं, अगर उस सब्जेक्ट का इन 83 सब्जेक्ट्स की लिस्ट में नाम नहीं है, तो यूजीसी ये भी कहती है कि आप जिस सब्जेक्ट में कर रहे हो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट का नाम अगर हो तो उसको आप भर सकते हैं। तो ये भी एक बात है ना। अब आती है अगली बात कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है। तो एक बात तो मैंने चर्चा करी दी कि पीजी चाहिए, 55% से चाहिए। दूसरी बात, क्या बार बार देना होगा, कितने साल के लिए मियाद रहेगी, कब तक वैलिड रहेगा, एग्जाम कब तक वैलिड रहेगा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम, नेट का एग्जाम एक बार दे दिया तो जीवन भर के लिए वैलिड है। बार बार एग्जाम नहीं देना, एक बार जो दे दिया तो जीवन भर के लिए वो वैलिड हो गया।
कोई एज की बार नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, है ना। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एज की जो बार है, ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट के लिए लागू होता है, जेआरएफ के लिए लागू नहीं होता। जेआरएफ में एज लिमिट है। जेआरएफ में आप केवल 30 साल की आयु तक ही दे सकते हो, और वो 30 साल आपके जिस महीने एग्जाम हो रहा है, जैसे जून में हो रहा है या दिसंबर में हो रहा है, तो उस महीने की 1 तारीख को आपका 30 से कम होना चाहिए। लेकिन ये जनरल कैंडिडेट के लिए, इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है। किस किस के लिए है? इसमें रिलैक्सेशन है सारे रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए और महिलाओं के लिए। तो जो महिलाएं सुन रही हैं मेरी क्लास को, उनके लिए 30 नहीं है, 35 है ना। एक और चीज, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं और आपने एलएलएम कर रखा है, तो एलएलएम वाले स्टूडेंट्स को 3 साल की और छूट है। एलएलएम वालों को भी अलग से छूट है 3 साल की, मतलब 33 साल। और एक बात, अगर आप में से कोई आर्म्ड फोर्सेस से हैं तो भी 5 साल की छूट है, सब मैक्सिमम 5 साल की, सब्जेक्ट टू कि आपने कितने साल सर्विस की उसके हिसाब से। तो आर्मी पर्सनल जो हैं, आर्म्ड फोर्सेज वाले लोग हैं या महिलाएं हैं या रिजर्व कैटेगरी है, इनको 5 साल की छूट है, 35 साल हो गई। और एलएलएम वालों को 3 साल की यानी 33। बाकी जनरल कैंडिडेट को सबको 30 साल। ये जेआरएफ के लिए। अब सवाल ये आता है कि जेआरएफ में और नेट में फर्क क्या है। तो दोस्तों एक बात बताता हूं, जेआरएफ के लिए और नेट के लिए पहला फर्क तो यह है कि नेट केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एलिजिबल करता है, लेकिन जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल करता है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या है? आप किसी भी यूनिवर्सिटी में सरकार द्वारा अनुदानित शोध के रूप में एक फेलो होते हो, रिसर्च स्कॉलर होते हो। सभी यूनिवर्सिटीज में, डिपार्टमेंट्स में सब्जेक्ट वाइज सरकार हर साल सीट्स अलॉट करती है। यूजीसी हर यूनिवर्सिटी को जेआरएफ की सीट्स अलॉट करती है, और उस जेआरएफ की सीट्स पे आप अप्लाई करते हो, और मान लीजिए आपका चयन हो जाता है, तो आपको जेआरएफ स्कॉलरशिप के साथ रिसर्च करने की उस यूनिवर्सिटी में परमिशन मिल जाती। अब आप वहां पे रिसर्च भी करोगे और आपकी स्कॉलरशिप स्टाइपेंड भी आएगी। और वो स्टाइपेंड अभी बहुत अच्छी चल रही है, लगभग 45 से 48 हजार रुपए है, विद एचआरए एंड ऑल थिंग्स। तो और ये 2 साल के लिए सिर्फ। तीसरे साल में ये 10,000 बढ़ जाती है, तीसरे साल में ये 55 से 58,000 हो जाती है। एसआरएफ बन जाते हैं, सीनियर रिसर्च फेलो। तो सरकार के खर्चे, आप तो सरकार के जवाई हो गए, सरकार के खर्चे पे रिसर्च भी करो, पीएचडी भी करो, और पैसा और लो, स्टाइपेंड लो, तो आप रिसर्च फेलो होते हो। और एक बार आपने जेआरएफ से कंप्लीट किया 3 साल बाद, तो ज्यादातर तो वही यूनिवर्सिटी आपको जॉब दे देती। तो दोस्तों ये है जेआरएफ का फायदा। दूसरा फायदा मैंने बताया था, पीएसयूज जो हैं वो अपने यहाँ रिसर्च फेलोज रखती हैं। कई पीएसयूज में आरएनडी डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहां पे जेआरएफ को वरीयता देते हैं। अच्छा, एज का फर्क मैंने बताया, नेट में कोई एज नहीं है और जेआरएफ में एज है 30 और 35। तीसरी बात, नेट की जो मियाद है वो जिंदगी भर के लिए। एक बार आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो जीवन भर आपके लिए वो वैलिड रहेगा। लेकिन जेआरएफ को आपको एक बार क्वालिफाई कर लिया तो वो केवल और केवल 3 साल के लिए वैलिड है। आपको 3 साल के अंदर अंदर जेआरएफ की स्टाइपेंड या कहीं अप्लाई करना होगा। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर अप्लाई नहीं किया तो आपको दोबारा जेआरएफ के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। नेट चालू रहेगा आपका, मतलब जेआरएफ की जो डिग्री है वो नेट प्लस जेआरएफ होती है। तो आप 3 साल के अंदर जेआरएफ के लिए अप्लाई कर देंगे रिसर्च फेलो के लिए, तो स्टाइपेंड के अधिकारी हो जाएंगे। और नहीं, 3 साल मियाद चला गया तो कोई बात नहीं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो जिंदगी भर एलिजिबल है, नेट तो है ही अपने पास। अगर आपको फिर रिसर्च फेलो बनना है तो अभी आपकी उम्र है तो वापस जेआरएफ दे दो। नेट का एग्जाम कितनी बार भी दे सकते हैं। दूसरी ये बात, इसमें कोई फिक्स नहीं है सीमा के भैया इतने बार ही दे सकते हैं बाकी एग्जाम्स की तरह, या इसमें कोई एज बार भी नहीं है कि कब तक दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रिसर्च फेलो विद स्टाइपेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसयूज, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम के बारे में। नेट का एग्जाम
होता कैसे है, क्या होता है। ये सीबीटी एग्जाम है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन होता है और 150 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 3 घंटे चलता है और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 300 नंबर का हो गया। 150 क्वेश्चन का एग्जाम, 300 मार्क्स, 3 घंटे की टाइम। अब इस 150 क्वेश्चन में से 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा है पेपर 1 जिसको आप कहते हैं, और दूसरा हिस्सा पेपर 2। पेपर 1 जिसको जनरल पेपर आप कहते हैं, जिसको मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ यूट्यूब पर, हमारी रोजाना क्लास चल रही है, बैच भी चल रहा है हमारा पेपर 1 का उत्कर्ष में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2, अब पहले तो अलग अलग एग्जाम होते थे, अब एक ही एग्जाम होता है, एक ही सेटिंग में होता है, 3 घंटे के लिए होता है, एक साथ आता है कंप्यूटर पे। पहले 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के होंगे और अगले 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 के होंगे। उल्टा भी हो जाता है कई बार, पहले 100 क्वेश्चन और बाद में 50, जरूरी नहीं है कि पहले वही हो। ये 50 क्वेश्चन जनरल पेपर के होते हैं और इस जनरल पेपर में 10 यूनिट होते हैं। हर यूनिट में से 2-2 मार्क्स आते हैं। यूनिट 10, सब्जेक्ट 11, 10 यूनिट 11 सब्जेक्ट, तो 10 यूनिट, हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन। अच्छा, ये फिक्स है, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी एक यूनिट से 6 आ जाए, दूसरे यूनिट से 4 आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, 10 पंजे 50 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर 1, और 100 क्वेश्चन पेपर 2 के, 2-2 नंबर के, 200 नंबर के, वो 200 + 100 300 नंबर की कंबाइंड मेरिट बनेगी। एक और बादल छट लो, ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये अभी भी है कि भैया पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिनिमम 40% पेपर 1 में लाने जरूरी है, पास करना जरूरी है, नहीं, ऐसा नहीं। 300 नंबर का टोटल मेरिट बनेगी। उस टोटल मेरिट में आपको टॉप 6% में आना है। हाँ, यह जरूर है कि दोनों सब्जेक्ट्स का मिला करके 40% आपके आने चाहिए मिनिमम, एग्रीगेट टोटल 300 में से 40%, यानी 120 नंबर आपके आने चाहिए मिनिमम, 120 से ऊपर होने चाहिए। अब ये 120 चाहे पेपर 2 से ही आ रहे हैं, पेपर 1 से तो 100 नंबर का होता, तो एग्रीगेट 40% होना चाहिए। और भाई 40 तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, मेरिट माना है तो मेरिट तो 60 से ऊपर जाती है। अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग मेरिट होती है, और वो मेरिट किस सब्जेक्ट की क्या क्या जाती है उसके लिए आपको यूजीसी का मैंने ऑफिशियल साइट दे दिया, उसमें से आप देख सकते हैं। इस दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसकी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की मेरिट की लिस्ट उन्होंने भेज रखी, आप डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। तो एक तो चीज ये हो गई, पर अब इसमें इंपॉर्टेंस दोनों पेपर की है। क्यों? क्योंकि अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो 65 से 70% लाने पड़ेंगे, और वो खाली पेपर 2 से या खाली पेपर 1 से तो नहीं आएंगे। तो दोनों पेपर्स की बराबर वेटेज है, बराबर इंपॉर्टेंस है। वेटेज मतलब इंपॉर्टेंस, आप वेटेज ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। तो एक तो चीज ये होगी। अब पेपर 1 की जब बात करते हैं, हाँ, एक और जरूरी चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अभी तक नहीं है। ये चर्चा भी सुन रहे हैं कि हो सकता है नेगेटिव मार्किंग अब ये लागू कर दें अगले साल से, ये लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं और ना उन्होंने जिक्र किया, पर ये चर्चाएं चलती रहती हैं। तो दोस्तों, जब तक नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं हो रही तब तक मौका है, पढ़ लो और बन जाओ नेट जेआरएफ क्वालिफाइड। नेगेटिव मार्किंग अभी तो है नहीं, यानी आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नंबर आंसर तो देके आना ही है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने सारा आपको डिस्कस कर दिया कि ये क्या क्या है। अब आती है बात अगली कि वो 10 यूनिट्स कौन से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये 10 यूनिट्स आपके सामने हैं। पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति में शिक्षण से संबंधित, शिक्षण और अधिगम से संबंधित, अधिगम के सिद्धांतों से संबंधित, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण की विधियां, शिक्षण के अवरोधक, ये सब आपका सिलेबस है। फिर आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड या शोध अभिवृत्ति। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके जो सिलेबस है उसमें रिसर्च की टाइप्स, रिसर्च की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर रिसर्च का पूरा डिजाइन, प्रोसेस, सैम्पलिंग, रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना,
डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा कलेक्शन टूल्स, रिसर्च एथिक्स, रिसर्च के जो कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हैं तो उसमें रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, थीसिस कैसे लिखते हैं, सेमिनार क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं, वो सब इसका हिस्सा है। मैं हर एक सब्जेक्ट को भी समझाता जा रहा हूँ आपको, अंदर की सारी आपकी जो इसके सब्जेक्ट के अंदर की पूरी सिलेबस को मैं आपको चर्चा करता जा रहा हूँ। कम्युनिकेशन, संचार, संप्रेषण। कम्युनिकेशन वैसे नाम से ही लगता है कि ये तो यार बातचीत करते हैं हम, तो संचार तो कॉमन चीज़ है, जीवन का हिस्सा। तो कम्युनिकेशन में आपके पूछते हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन के मॉडल्स पे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन पर क्वेश्चन। तो ये सारा कम्युनिकेशन या संचार का हिस्सा है। फिर आता है चौथा सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग यानी युक्त तर्क। ये नया, ज्यादातर बच्चों के लिए नया सब्जेक्ट। ज्यादातर बच्चों ने, इस लेवल के बच्चे ने ना तो रिसर्च और ना लॉजिकल रीजनिंग अपने जीवन में पढ़ी, जब तक कि उसके पास फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं हो। नहीं तो ज्यादातर बच्चों ने नहीं पढ़ते। और रिसर्च भी एमए में डिसर्टेशन अगर आपका है तो आप करते हो, नहीं तो रिसर्च भी नया है। नया का मतलब मुश्किल नहीं है, यहां तो नहीं है हमारे से पढ़ोगे तो मुश्किल नहीं है, ये तो वादा है, हमारा रिकॉर्ड है, सिलेक्शंस करवाए इतने सारे। मुझे खुद को हो गए 15-18 साल यूजीसी नेट पढ़ाते। तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है? लॉजिकल रीजनिंग में, युक्त तर्क में, इसको दो हिस्सों में बांटा गया, एक वेस्टर्न लॉजिक, एक इंडियन लॉजिक। वेस्टर्न लॉजिक में आता है एरिस्टोटलियन लॉजिक, जिसको आप डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, और इंडियन लॉजिक भारतीय दर्शन, भारतीय तर्कशास्त्र पर आधारित है, जिसको लिखा था महर्षि अक्षपाद गौतम ने, न्याय सूत्र नाम की पुस्तक थी। तो वो इंडियन लॉजिक पर बेस्ड पूरी इंडियन फिलॉसफी आपको पढ़नी है थोड़ी सी, और उस पर बेस्ड डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग पे और उनके तुलनात्मक विवेचन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग है। मैं वादा करता हूँ बहुत आसान है, एक बार मेरे से पढ़ लिए तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये प्रॉमिस है। फिर आता है पांचवा सब्जेक्ट हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा। अब उच्च शिक्षा की बात करें तो आजकल तो उच्च शिक्षा का बड़े चर्चे हैं साहब। एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने लागू करी, 2020 वाली जो पॉलिसी है, जिसको 2022 में लागू किया गया, कुछ स्टेट्स में 23 में लागू किया गया। देश में उच्च शिक्षा के लिए सभी सरकारें जुटी हुई हैं कई सालों से। इंडिपेंडेंस के बाद से, स्वतंत्रता के बाद से हमारा एक मेजर जो उद्देश्य रहा है कि देश में शिक्षा का स्तर वापस ऊपर ले जाओ, वापस भारत को बनाना है विश्व गुरु। याद दिला दूं आपको, हम विश्व गुरु होते थे कब? नालंदा के टाइम, तक्षशिला के टाइम, मिथिला के टाइम हम विश्व गुरु थे। क्या हुनसेंग और क्या चाणक्य और क्या दिग्गज, एक से एक विक्रमादित्य, ये सब नालंदा, तक्षशिला, ये सब इन यूनिवर्सिटीज में पढ़े। और दूर दूर से एशिया के कई देशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए, यूरोप से आते थे, एशिया से आते थे। भारत उपमहाद्वीप उस समय शिक्षा प्रदान करने वाला सिरमौर देश था। हम विश्व गुरु कहलाते थे कि भैया उच्च शिक्षा चाहिए, हायर एजुकेशन चाहिए, इंडिया चला जा। सबसे बेस्ट रिसर्च और सबसे बेस्ट हायर एजुकेशन वहां होती है, चाहे वो मेडिकल को ले लो, चाहे बौद्ध शिक्षा को ले लो, चाहे एस्ट्रोलॉजी को ले लो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट ले लो, चाहे एस्ट्रोफिजिक्स ले लो, एस्ट्रोनॉमी ले लो। तो ये तो बाद में मुगल काल और ब्रिटिश काल के वजह से हमारी शिक्षा का स्तर गिरा, हमारी शिक्षा ही पूरी को खत्म किया इन्होंने, और तब से हम पिछले 70 साल से जूझ रहे हैं, और अब उच्च शिक्षा को वापस ऊपर ले जा रहे हैं और ले जाएंगे, विश्वगुरु बन के रहेंगे। तो उस हायर एजुकेशन का पूरा स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस आते हैं। हायर एजुकेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है देश में, हायर एजुकेशन की बॉडीज कौन कौन सी हैं जो हायर एजुकेशन को संभालती हैं। एमओई सबका पापा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो है प्रिंसिपल, उसने आगे फिर हेड्स बना रखे, यूजीसी, एआईसीटीई, सीओए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये 3 हेड्स बना दिए, 3 मेन गवर्निंग काउंसिल्स बना दिए।
एक एडवाइजरी बॉडी बना दी, केब, CAB। तो इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर बना है। तो स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस आते हैं और इस स्ट्रक्चर के अलावा फुल फॉर्म्स पूछते हैं, है ना। मेरे यूट्यूब पे आपको एक बहुत जल्द पिछले सालों के पेपर्स की क्वेश्चन की क्लास आने वाली है। इस हायर एजुकेशन की, लॉजिकल रीजनिंग की, कम्युनिकेशन की, रिसर्च की, सबकी क्लासेस आपको रोज आना मिलेंगी। आप उन क्लासेस को रोज देखिए और फायदा उठाइए। और मेरी क्लास जब भी देखें उसको नोट्स, कॉपी और पेन के साथ बैठें। तो आपको जो मैं बोलता जाऊं, मैं खाली क्वेश्चन नहीं कराता, क्वेश्चन के साथ मैं थ्योरी पढ़ाता जाता हूं, कई सारी चीजें सिखाता जाता हूं, तो नोट्स बनाते जाओ, है ना। फिर आता है छठा यूनिट, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग यानी मैथ्स और रीजनिंग। मैंने बोला था ना 11 सब्जेक्ट हैं, ये 2 सब्जेक्ट मिक्स हुए पड़े हैं इसमें। तकरीबन 10 चैप्टर मैथ्स के और तकरीबन 10 चैप्टर रीजनिंग के, 20 चैप्टर का ये सिलेबस है पूरा। क्वेश्चन 5 ही आने हैं, ये पक्का है हर एक यूनिट में से। तो मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी है आपको, लेकिन बहुत हाई लेवल नहीं आता मैथ्स रीजनिंग। ऐसे घबराना नहीं है कि भैया बैंक लेवल पढ़ना है, SSC लेवल पढ़ना है, ऐसा नहीं। और हमारे उत्कर्ष की टीम से आप पढ़ेंगे तो मैं कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक से एक शानदार टीम है हमारे पास में, एक्सपीरियंस होल्डर्स है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में आपका मैथ्स और रीजनिंग। रीजनिंग कौन सा? जो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला, जो गणितीय तर्क होता है, जैसे ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फाबेट टेस्ट है, सीरीज है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है। ये सारे चैप्टर्स रीजनिंग में आते हैं। मैथ्स में भी बेसिक मैथ्स आती है, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है ना, रेशियो प्रोपोर्शन है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये बेसिक चैप्टर्स आते हैं। फिर आता है 7वां सब्जेक्ट, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप देसी भाषा में कंप्यूटर कहते हो। ICT, कंप्यूटर पर आधारित सारे प्रश्न इसमें आते हैं और इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस लेटेस्ट, जो कंप्यूटर फील्ड में या IT फील्ड में या ICT फील्ड में रिलेटेड लेटेस्ट चीजें वो आती हैं। तो आपको इसमें अपडेटेड रहना है ICT में, कि ICT से संबंधित नए कोई चीजें जो अपडेटेड रहती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और जरूरी नहीं सारी नई आती, 5 में से 2-1 क्वेश्चन तो पुराने भी आते हैं, जैसे मेमोरी के ऊपर आ जाता है, स्टोरेज पे आ जाता है ना। अच्छा, पिछले 2-3 साल से एक क्वेश्चन तो कई बार आ रहा है, एक TB में कितने GB, एक TB में कितने MB, या TB 1056 TB कितना होता है। अब हमने तो TB तक सुना, बहुत सारे बच्चों ने आगे सुना नहीं, योटाबाइट भी होता है, जीटाबाइट भी होता है, एक्साबाइट भी होता है ना। तो योटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, ये सब होते हैं। तो ये इनका आपस में रिश्ता क्या है। फिर बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इस पर बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम बोलते हैं इसको। तो ICT हो गया। फिर आता है 8वां, पीपल एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपका पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आते हैं और पर्यावरण में भी इनका सिलेबस बहुत रिस्ट्रिक्टेड सिलेबस है, बहुत ज्यादा पर्यावरण का पूरा बहुत बड़ा नहीं आता। 7-8 चीजों में से ही बार बार क्वेश्चन आ रहे, जैसे SDG MDG में से क्वेश्चन पक्का आता है, जैसे एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और आजकल तो टेक्नोलॉजी पोल्यूशन भी हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन, है ना। तो ये एक क्वेश्चन। तो इस तरह से नए जो जितनी भी ये जो गवर्नमेंट ने जो बनाई स्कीम्स, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कमिटीज बनाई, उस पर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से एनवायरनमेंट में एक ओवरऑल क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसके। फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब गद्यांश। गद्यांश यानी एक पैसेज दिया जाएगा आपको और उसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे। स्ट्रिक्टली इंग्लिश या हिंदी के जो गद्यांश आप स्कूल में करते थे वही है, बस थोड़ा सा पैसेज का लेवल अच्छा होता है और क्वेश्चंस सावधानी से आपको पैसेज करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो ऐसे लगता है कि यार चारों में से तीनों ही सही लग रहे हैं, तो वो थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। वो हमारी टीम आपको पूरा ट्रेन कर देगी। और 10वां और आखिरी यूनिट है डेटा इंटरप्रिटेशन, DI, समंकों का विश्लेषण एवं व्याख्या, आंकड़ों का विश्लेषण, जैसे पाई चार्ट है, जैसे सारणीबद्ध क्रम है, टेबुलर, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ। जो हम मैथ्स में 10वीं क्लास में हमने जो डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, वो सारा डेटा से संबंधित इसमें आता है और इजी होते हैं। पिछले कई साल से तो सिर्फ टेबल पे क्वेश्चन आ रहा है, पाई चार्ट भी नहीं आ रहा, बार ग्राफ भी नहीं आ रहा, लाइन ग्राफ भी नहीं आ रहा, सिर्फ पाई चार्ट पे, उस पर टेबल पे आ रहा है। एक टेबल दे देंगे, कुछ आंकड़े दे देंगे, नीचे 5 क्वेश्चन होते हैं। बेसिक कैलकुलेशंस आपको अच्छी होनी चाहिए इसमें,
सिंपल मैथमेटिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, ऑब्जर्वेशन पावर वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए और कोई मुश्किल नहीं। तो ये 10 यूनिट हैं दोस्तों जिस पर बेस्ड आपका पेपर है और मैंने 10 यूनिट्स को आपके सामने डिस्कस भी किया। फिर आता है बात सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और इसमें कुछ सब्जेक्ट्स में तो ये यूनिट्स में बांट देते हैं, कईयों में नहीं बांटते, क्योंकि इसमें यूनिट वाइज का चक्कर नहीं होता। किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से क्वेश्चन कई बार ज़्यादा कई बार कम आ जाता। तो मेहनत करिए तो आप डेफिनेटली JRF क्वालिफाई करेंगे। और उत्कर्ष की टीम ये सुनिश्चित करेगी, हम सभी फैकल्टीज आपके इस JRF के अभियान में तत्पर हैं हर तरह से। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की ये जो सेशन है आपको फ़ायदा मिला होगा। और मैं फिर अपनी बात दोहरा दूं, YouTube पे उत्कर्ष लाइव, जो उत्कर्ष UGC नेट का जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज़ाना क्लासेस आ रही हैं, पेपर 1 की, पेपर 2 की, सब्जेक्ट्स की, हर रोज़ लाइव क्लास, हर रोज़ क्लासेस आ रही हैं, लाइव क्लास भी और प्रीमियर क्लास भी। तो वो सारी आपको जो रोज़ाना का सेशन हो रहा है उनको आप रोज़ देखिए, फ़ायदा उठाइए, नोट्स बनाइए, और अच्छा लगे तो तुरंत बैच ज्वाइन कीजिए और तुरंत अपने उस अभियान में कमर कस के हमारी टीम में आ जाइए। तो आज के लिए इतना ही। आपका ये दोस्त अनिल मेहंदी रत्ता, मैं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। नमस्कार, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।